अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर भाई। थोड़े से हम आपको मुस्कुराते हुए खुशबाश लग रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि माशाअल्लाह पाकिस्तानी हॉकी टीम ने हमारा खून 200 किलो बढ़ा दिया है और वो इसलिए अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में हमने सिल्वर मेडल हासिल किया है। अनबीटेबल रहे हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट और फाइनल में मतलब थोड़ी थोड़ी विन्स और थोड़ी थोड़ी गेंस हमारी थ्रू आउट ऑल दीज पास्ट ईयर्स हो सकती थी, लेकिन एकदम से बीच में आना और सिल्वर मेडल ले लेना ये अच्छी बात लगी। ऑब्वियसली लोग हमें याद दिलाएंगे भी हम क्या होते थे और गोल्ड मेडलिस्ट और ओलंपिक्स और ये वो नहीं, बट दैट वाज टू लॉन्ग अगो। अभी की जीत बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही अच्छी लग रही है क्योंकि हमारा ग्राफ बिल्कुल इस तरह जा रहा था। अब लगता है कोई जान डली है हॉकी में एंड वी हैव डन सो वेल। वो तो जापान बीच में आ गया, अदरवाइज अब्दुल्ला हम पहुंच रहे थे, हम पहुंच रहे थे और फाइनल में भी मतलब पेनल्टी पे फैसला हुआ। थोड़ी देर में हमें पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान ज्वाइन करेंगे, उनसे जानेंगे कि भाई ये जो जान डली हमें नजर आ रही है, क्या स्ट्रैटेजीज थी, क्या मेहनत है, क्या ट्रेनिंग्स हैं। ज्यादा जज्बाती हो गए कि पेनल्टी स्ट्रोक्स की जगह हमने पेनल्टी किक्स बना दी है हॉकी के अंदर, मतलब बेसिकली हम जीते। पेनल्टी पे रुक गई बात जाके, पेनल्टी तक रहने देते हैं। पर ऑफ कोर्स वी विल बी टॉकिंग टू द कैप्टन। अच्छा जी, हम जो है इसलिए भी खुशी हुई अब्दुल्ला क्योंकि हमारे पास वो खुशी की वो खबरें होती है ना, अदरवाइज अक्सर हम आते हैं और स्टार्ट ऑफ द वीक होता है और हमारे पास कोई खास खबर नहीं होती नहीं है, बड़ी खबरें होती हैं, लेकिन समथिंग दैट रियली मेक्स यू हैप्पी। तो आज 2-2 है, ना सिर्फ कि हमने हॉकी में कमाल दिखाया, मतलब आयरलैंड से हम हारते हारते पहला मैच दूसरा जीत गए भाई, दूसरा जीत गए और जबरदस्त तरीके से जीते। फखर एंड आजम तीनों की शानदार कारकर्दगी रही। सो हॉकी वाले कप्तान साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे हम उनसे तफसील से बात करेंगे। वी नो आपके भी बहुत से सवालात हैं। पहला बुनियादी सवाल तो सबके जहन में यही है ना कि भाई क्या हुआ, व्हाट वाज डिफरेंट। मेरा तो सवाल होता, बाय द वे पहले भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं भट्ट साहब, लेकिन अब क्या मुख्तलिफ हो रहा है, अब किस तरह इतनी ज़्यादा जान जो है वो डल गई है हॉकी में। एंड द प्लेयर्स आर ऑलवेज कमिटेड, उनसे तो हम इतना उन पे नहीं हम एतराज़ कर सकते, लेकिन नाउ इट सीम्स लाइक द बोर्ड, द मैनेजमेंट, एवरीबडी सीज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि हर एक का हाथ कि ये डूएबल है बड़ा पाकिस्तान हॉकी को उस मकाम तक लेके जाने में जहां गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान हॉकी पहुंच चुका था। इसमें साबिक बड़े बड़े नामी गिरामी लोग भी शामिल हैं, मतलब जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, अगर आप उनसे तफसील से कभी बात करें तो बहुत ही दुख भरी दास्तान है जो पाकिस्तान हॉकी के जवाल की हमने सुनाते हैं आपको। हम अच्छा जी, अभी हम चूंकि हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे कप्तान साहब, इसलिए क्रिकेट की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान ने आयरलैंड को दूसरे T20 में 7 विकेट से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर होगी। शुक्र है, वरना पहले मैच के बाद ना बहुत जरा खौफ आ रहा था। मेजबान टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 194 रन स्कोर किए। फिर से खौफ आया था मुझे तो। हाँ एग्जैक्टली कि दिस इज लाइक टू मच। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने 49 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की। शाहीन ने तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में 300 विकेटों का संगे मील जो है वो भी अबूर कर लिया। सो गुड ऑन दैट, उन्हें खुसूसी एक शर्ट भी बाद में जर्मन पीसीबी ने इसी ज़मीन में पेश की है, उसके विजुअल्स भी दिखाएंगे आपको। 194 रन के हदफ के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स ने हदफ भाई 17वें ओवर में हासिल कर लिया। आपको पता है पाकिस्तान ने कोई छक्के मारे, ये लो जी, हो गया। पाकिस्तान का स्टार्ट ऑल्दो मायूस कुन रहा। साइम अयूब और कप्तान बाबर आजम आते ही चलते बने। बाबर आजम 0 पर आउट हुए, बाद में मोहम्मद रिजवान और फखर ने पुरएतमाद अंदाज में हुमा अपने मामले को आगे बढ़ाया। ईच ऑफ देम मेड लाइक 75 और 78। सो धुआंधार बैटिंग की। आयरलैंड के बॉलर्स बेबस हो गए और फखर जमान ने 40 गेंदों पर 6 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 78 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 75 रन बनाए। नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। दोनों के दरमियान 140 रन की पार्टनरशिप हुई और आजम खान ने फिर रही सही कसर निकाल दी। भाई उन्होंने भी कमाल किया। 4 छक्कों और 1 चौकों की मदद से 10 गेंदों पर उन्होंने 30 रन बनाए और यूं ये मैच पाकिस्तान के नाम रहा और बआसानी पाकिस्तान ये मैच जीत गया। सो अब ये सीरीज हो गई है 1-1 से बराबर और इसका जो फैसला कुन मैच है, डू एंड डाई वाला मैच और इंटरेस्टिंग हो गई है ना सीरीज, वो होगा 14 मई को। बड़ा ही मजा आया, पता है, वरना लास्ट वाला मैच में एटलीस्ट अगर पाकिस्तान ना जीतता तो किसी का कोई खास इंटरेस्ट ना होता और जीत भी जाते उसके बाद, बट सीरीज तो चली जाती ना। अब वो एक टेंशन सी बन गई है। अब यू वांट टू वॉच द थर्ड वन बिकॉज इट कुड बी
यू नो एनीबडीज गेम, दोनों इक्वल बिल्कुल चल रहे हैं, तो अब होता है कि मैच पड़ा है, मज़ा आएगा। है कब वैसे? 14 को, 14 बुध को। ओके, यस, विच इज टुमारो बाय द वे। आज 13 है। आज 13 हो गई, ऑलरेडी हो गई है। आज 13 है और कल होगा तीसरा। ठीक है जी। अच्छा, ओके जी, ये हो गया है। और आई वांट टू नो, सिकंदर बख्त हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, माशाल्लाह पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा किसी भी टी20 मैच में सबसे ज्यादा छक्के भी कल ही मारे हैं, जस्ट बाय द वे। Really? ये भी हुआ है? और हम डर गए थे 194 रन का हदफ देखकर, लेकिन आयरलैंड जैसी टीम से पहले मैच के बाद ही हमें डर आया था। इससे पहले तो सीरीज शुरू होने से पहले मेरा ख्याल है हम बहैसियत ऑडियंस एंड क्रिकेट फैंस ज्यादा पुरएतमाद थे। वो एक मैच हम हार गए तो हम जरा डामाडोल हो गए, हाँ, बैक फुट पे चले गए। सिक्कू, आवाज आ रही है? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हो आप? जी जी, आपसे पूछ रहे हैं। एक तो आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा लग रहा है, दैट्स अ ब्यूटीफुल स्पेस, बड़े अच्छे पौधे शौधे नजर आ रहे हैं। हाँ, कहीं आउटडोर्स ही बैठे हैं। आपने दरख्वास्त की थी तो मैं नीचे आ गया, बड़ी मेहनत करनी पड़ी, एसी वेसी नहीं है, पंखा नहीं है यहाँ पर। आई नो, आई एम सॉरी बट यू नो इट लुक्स नाइस इन द मॉर्निंग। थैंक यू, इट्स योर रिक्वेस्ट और मैंने कर दिया। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं हॉकी को बोलूंगा, बहुत जबरदस्त। मैंने कोई 15 या 20 साल बाद हॉकी का मैच देखा और बड़े शौक से बैठ के देखा। मैंने बहुत हॉकी खेली। और सबसे बड़ी एक और वजह अपने कप्तान से जरूर पूछिएगा, जब मैं बैंक में था तो मैंने वहां की अंडर 19 की टीम बनाई थी हॉकी की, जिसमें से आसिफ बाजवा निकले, उस्मान एक निकला जिसने ओलंपिक खेला, तो 2-3 लड़के हमने पिक करके ना अंडर 19 बनाई थी। तो हॉकी का मेरा बड़ा शौक था और मुझे बड़ी खुशी हुई है देख करके हॉकी की टीम दोबारा रिवाइव हुई है, सब ने उसको कवर किया। वेरी वेल डन। अच्छा, अब हम कल के मैच पे आते हैं जी। कल जो है 2-3 रिकॉर्ड्स बने, मैं वो आपको बताता चला जाऊं। फैजान लखानी ने ये सारा डेटा निकाला है, वो हमें फीड कर रहा था। सबसे पहले तो पावर प्ले में सबसे ज्यादा छक्के कल लगे, 5। इससे पहले कभी हमारे पावर प्ले में 5 छक्के नहीं लगे थे। नंबर 2, हमने सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि 15। उससे पहले जो बेस्ट था वो 12 था, और इस दफा जो है हमने 15 छक्के मार दिए, जो कि मतलब बड़ा जबरदस्त चेंज हुई है। थैंक यू टू फैजान लखानी, उन्होंने सारा ये डिटेल्स निकाली हैं। फिर रन रेट हमारा जो था कल जबरदस्त था, चेस करते हुए सबसे बेस्ट 11.58। उससे पहले जो था हमने इंग्लैंड के खिलाफ जो है पहले बैटिंग करते हुए 11.60 हमारा रन रेट था। तो कल जो है ये सारे छक्कों वक्कों के जो रिकॉर्ड्स थे, रन तेज बनाने की जो शिकायत थी, वो कल दूर हुई। अब उसकी क्या वजूहात थी पता नहीं। एक तो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब वहाँ थे, उन्होंने 2 घंटे उनको ठीक तरीके से लगता है टाइट किया है, तो वो मेरे ख्याल है इनकरेज किया होगा और यही कहा होगा कि भाई डू योर बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट। एंड एक और भी रिकॉर्ड बना है, बाबर आजम सबसे ज्यादा T20 मैचेस जीतने वाले कप्तान भी बन गए हैं। जबरदस्त, ये भी हो गया कंसिडरिंग कि वो कल वो 0 पे ही आउट हो गए थे, लेकिन अलबत्ता ये हो गया। अच्छा, चेयरमैन वाली आपने जो बात की है, वो होते ना होते हमारी टीम परफॉर्म्स ऑन इट्स ओन, किसी के होने से कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ सकता। नहीं, कई दफा होता है, देखें कई दफा ये होता है कि लड़के जो है वो एक ऐसे शल में चले जाते हैं कि वो उनको पता नहीं होता, उनको वेकअप कॉल्स देनी पड़ती हैं, उनको जगाना पड़ता है कि भाई क्या कर रहे हो, पूरी कौम आपको देख रही है, आप कीजिए परफॉर्मेंस के ऊपर। I would think they would be, you know, they would step into the stadium या फिर वहां जाएंगे तो उनको पता ही है पूरा मुल्क पीछे बैठा टीवी पे यही देख रहा है। नहीं हुआ होता है, मगर कई दफा जो है ना वो आप जो है उस आपको एहसास नहीं हो रहा था। यू हैव टू वेक देम अप कि भाई क्या हो रहा है। ये होता है, ये बहुत दफा हुआ है। और जैसे कि हमारे जो बड़े बड़े कप्तान गुजरे हैं वो इसी तरह करते थे, आपको आके एक झाड़ लगाते थे, आपको टाइट करते थे, आपको बताते थे कि क्या आप मिस कर रहे हैं, तो ये इससे फर्क पड़ जाता है। अच्छा सिकंदर, फिर थोड़ा सा क्योंकि हम आपके साथ नहीं थे फ्राइडे को जो मैच हम हारे थे, थोड़ा सा कंपैरिजन दे दें। पहले मैच में क्या हुआ था, हमें आर वी नॉट यूज्ड टू द कंडीशंस डबलिन में, मतलब आप रीजन क्या देंगे? हम बड़े हेजिटेंट भी लग रहे थे, एज इफ वी आर आल्सो काइंड ऑफ अनश्योर। कल की तो गेम ही डिफरेंट थी, बिल्कुल लड़के भी डिफरेंट लग रहे थे और लगता था एक दिन में वो सेट भी हो गए इन कंडीशंस के। तो पहले और दूसरे में फर्क क्या आपको नजर आया? अब मैं एक ऐसी बात करूंगा उससे आप लोग नाराज ना होइएगा, ठीक है? हो सकते हैं, लेकिन आप कह दें। पिछले मैच में बाबर 12 ओवर खेले थे, कल के मैच में वो दूसरे ओवर में आउट हो गया, तो पूरा गेम ही चेंज हो गया। बाबर छक्के नहीं मारते,
माजरत, मतलब बुरा ना मनाए सारे, मतलब जो उनके बड़े बड़े फैंस बड़ी ऑफेंसिव सिकंदर आपने बात कर दी है। नहीं मतलब ये तो बाबर फैंस तो कल के मैच में नहीं खेले ना बाबर। हाँ ये बात तो मेरी किताब में लिखा हुआ है ना, फैक्ट है। वो 12 ओवर खेले थे, कल वो 2 ओवर में आउट हुए। और रिजवान को मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जबरदस्त ये तो सिकंदर आपकी फीलिंग हुई ना, फैक्चुअली तो कोई इसमें बात नहीं है। नहीं ये फैक्ट ही है ना कि पहले में 12 ओवर खेले थे और कल 2 ओवर में आउट हो गए। हाँ तो सिकंदर का कहना है कि वो ना खेले तो बेहतर ही हो जाता है। नहीं ये कह नहीं रहे वो, ये फीलिंग है, वो कह रहे हैं। फर्क ये है कि देखिए आपने गलत बात कर, मैंने क्या गलत बात की? बात तो आपने की, मैं तो उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप ये शेयर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ओके, मूविंग ऑन। कल इंटरनेट के ऊपर ये बातें चल रही थी ना, मजाक हो रहा था कि जी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ब्ला ब्ला ब्ला। तो मतलब ये तो मैंने बताया आपको कि कल आपने पूछा ना बहुत बड़ा फर्क क्या था, तो मैंने कहा ये था बाबर के छक्के नहीं मारते, बहुत अच्छा खेलते हैं, दुनिया के वो टॉप क्लास प्लेयर हैं, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, मगर वो नीचे खेलने वाले प्लेयर हैं, खूबसूरत खेलने वाले प्लेयर हैं, करेक्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर हैं। ये छक्के होते हैं ना, उनकी बैटिंग को लोग पोएट्री भी कहते रहे हैं, मतलब ये उनका कसूर हुआ। हाँ बट यस आप ये कह रहे हैं कि यू नो इन दिस फॉर्मेट में बी ही कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ ओवर्स एंड बॉल्स। वो ज्यादा खेलते हैं और वो देखिए जो छक्के मारते हैं ना, वो क्रॉस बैट शॉट्स मारते हैं, वो क्रॉस बैट शॉट नहीं मारते, वो सीधा खेलने वाले प्लेयर हैं, बहुत खूबसूरत खेलने वाले प्लेयर हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब है कि आपने पूछा कि फर्क, तो मैंने ये बता दिया। अच्छा कल जिस लाइनअप में हम आए हैं, जो सेटिंग हमने की हुई थी, डू यू थिंक इट वाज लाइक परफेक्ट या कुछ तब्दीली हो सकती थी, कंसीडरिंग कि बाबर एंड साइम डिडंट वर्क आउट? अच्छा उन्होंने एक चीज मेरे ख्याल से अच्छी की कि आजम को ऊपर भेज दिया, तो आजम को भी कॉन्फिडेंस आ गया। देखें आजम जो है उससे मेरे ख्याल से पावरफुल हिट पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं मारता, पूरे पाकिस्तान में जिस तरह की वो हिटें मारता है वो कोई नहीं मारता। कल तक उनके 9 मैचों में शायद 29 रन थे टोटल, कल ही उन्होंने जो है 30 रन कर दिए 10 गेंदों के ऊपर, और उनको कॉन्फिडेंस आया। देखिए कई जगह पे आपको कोई अच्छा लड़का होता है जो कि उसको हिटें मारने आती है या बॉलिंग करने, तो उसको अपने कप्तान ने उसको कॉन्फिडेंस देना होता है बाय गिविंग हिम अ चांस, ऐसे मौके पर जहां वो रन्स करे। अब उसका दिल इतना बड़ा हो गया होगा कि जी मैं छक्के मार सकता हूं, मैं रन्स कर सकता हूं, तो एक जो बीच के अंदर राहत की जो रुकावट थी वो निकल गई, तो विच इज अ गुड साइन। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि आजम को ऊपर भेज दिया। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की मैं जरूर बात करूंगा। देखें कल शाहीन ने 49 रन दिए, उनका जो इकोनॉमी था 12.95 था। आमिर ने 4 ओवर में 44 रन दिए, उनका इकोनॉमी रेट था 11, तो इन दोनों को बहुत मात पड़ी। नसीम शाह को 9 रन का इकोनॉमी रेट है, 4 में 36 रन उनको पड़े, तो बीच के अंदर एक स्पेशलिस्ट स्पिनर का होना अच्छी बात होती है। देखिए इमाद ने 3 ओवर में 21 रन दिए, उन्होंने 7 रन के एवरेज से अगेंस्ट। साइम ने 1 ओवर में 7 रन दिए, उसको दूसरा ओवर भी करा देते 1 ओवर। ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है बाबर में कि वो घबराते हैं, आई डोंट नो व्हाई, वो स्पिनर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते। साइम ने 1 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए, तो उनकी इकोनॉमी 7 रन की हुई, तो उनको 1 आधा ओवर और करा देना चाहिए था। दूसरों को तो पिटाई हो रही है, मैंने आपको बता दिया, सबको 8-8 रन 9 रन की 11-12 भी पड़ रहे हैं मतलब फास्ट बॉलर्स को तो आपके। यस हाँ, तो मतलब उनकी जब पिटाई हो रही थी तो साइम ने जब 7 रन दिए थे तो वो उसको 1 और ओवर करा देते। कोई जरूरी नहीं है, कहीं पत्थर की लकीर नहीं है कि जी शाहीन ने आमिर ने 4 ओवर ही करने। अगर कोई बीच में आके अच्छे ओवर कर देता है तो उसको करवा दें। अच्छा सिकंदर एक और चीज, ये तो चलो हम बातें कर लेंगे, अब तो मैच हो ही गया। मैन ऑफ द मैच फखर जमान नहीं होना चाहिए था? जस्ट लाइक सिंस वी आर हैविंग दिस डिस्कशन, जब इस किस्म की टाइट चीजें होती है ना कि एक ने 75 किए हुए, एक ने 78 किए हुए, तो उसके अंदर वो जो भी एडजुडिकेटर होता है वो फिर उसके अपनी व्यूज होते हैं कि जी इसने इस मौके पे अच्छा खेला, या ये भी हो सकता था कि जॉइंट मैन ऑफ द मैच होता, ये भी हो सकता था। वो ये होता है वैसे जॉइंट मैन ऑफ द मैच बहुत होता है। अच्छा नहीं, बहुत दफा हो चुका है। नहीं नासिफ का बहुत ही दोनों तरफ से जी क्लोज चल रहे थे, लेकिन अगर फिर भी किसी को एज देनी है तो एटलीस्ट इफ यू लुक एट द फिगर्स तो फिर फखर को ही होना चाहिए था। जस्ट हाँ, वो 40 गेंदों पे उनके 78 हैं, उसके 46, मगर मैंने जैसे कहा ना कि दोनों ने मिलकर जिताया, तो वो भी हो सकता था। ऐसी कोई बात नहीं, जॉइंट मैन ऑफ द मैच भी होते हैं। कई दफा ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों का मैन ऑफ द मैच, दोनों की जबरदस्त परफॉर्मेंस, इस तरह की चीजें होती हैं। मगर ये कि चले वो जो भी एडजुडिकेटर होगा उसकी अपनी कोई लॉजिक होगी, कोई उसके पीछे। अच्छा तीसरे में अब जाहिर है डू एंड मतलब सीरीज हमें जीतनी है तो तीसरा मैच हमें जीतना ही है। एनी चेंज दैट यू वुड सजेस्ट? मेरे ख्याल से
मेरे ख्याल से अब्दुल्ला हमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए जी। मेरे ख्याल से कर देना चाहिए। जैसे अब्बास ने 2 मैच खेल ली, चाहे उसको रेस्ट दे दें, ही वाज बॉलिंग वेल। जितने भी हमारे फास्ट बॉलर्स में, या नसीम शाह को रेस्ट दे दें। नसीम शाह थोड़े से पिट रहे हैं, उनकी गेंद स्विंग नहीं हो रहा। कल भी उनको 9 रन की औसत से, नहीं तो अबरार को खिलाएं फिर। अबरार को खिला दें, नसीम शाह को बिठा दें। तो एक देखें ना, अबरार को भी तो आप वर्ल्ड कप में पिछली दफा भी हमने, पता नहीं क्यों नहीं उस पर कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसको करा के देख लें वो कैसी गेम करता है। अब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ भी गया है। तो चलिए जी, लेट्स सी तीसरे में अबरार आते हैं कि नहीं आते हैं। थैंक यू सिको, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग ऑल द बेटर, पूरा सिस्टम अपना बाहर गार्डन में लाने के लिए। अच्छा लग रहा था। वैसे हम चाहते हैं ना कि थोड़ा सा आउटडोर्स भी नजर आए। आफ्टर ऑल वी आर सिटिंग हियर इन द मॉर्निंग। अच्छा जी, स्पोर्ट्स को अभी थोड़ी सी देर के लिए साइड पे रखते हैं, और ऑफ कोर्स हॉकी कैप्टन से तो हमने बात करनी है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द सिचुएशन आजाद कश्मीर में। क्या हो रहा है भाई वहाँ? तो जरा सूरत हाल अच्छी नहीं है। आजाद कश्मीर में अमन और अमान की सूरत हाल जो है वो मुसलसल बिगड़ भी रही है, और बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ कल चौथे रोज भी एहतजाज किया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में एक सब इंस्पेक्टर जाँ बहक, जबकि कोई 78 अफराद जख्मी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, 78 अफराद जो हैं वो जख्मी भी हो चुके हैं। दैट्स अ बिग नंबर बाय द वे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर आज हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदे, दीगर अहम हुकाम शरीक होंगे। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर वापस आ गए हैं वैसे, एंड ऑल्सो PCB चेयरमैन। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये भी एक सवाल था ना कि वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं टीम को सपोर्ट करने, लेकिन मुल्क के अंदर इतना कुछ हो रहा है दैट डिमांड्स हिज अटेंशन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की दावत पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों के दरमियान कल बातचीत हुई, मगर कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी है। और सूरत हाल पर गौर के लिए सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। ज़रा ये बताते हैं कि इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के रवैये पर एतराज़ात सामने आए हैं। एहतजाज की वजह से आज़ाद कश्मीर में खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई मुतासर हो रही है, लोगों को मुश्किलात का सामना है, स्कूल्स बदस्तूर बंद हैं, दफातर बंद हैं। सो लोग क्या कह रहे हैं सुनिए। जी, मुजफ्फराबाद में आज चौथा रोज़ है, दुकानें बिल्कुल बंद हैं, घरों में सब्जियां ख़त्म हो चुकी हैं, आटा ख़त्म हो चुका है, राशन जो रोज़मर्रा का है वो ख़त्म हो चुका है। 4 दिन से मुजफ्फराबाद की तमाम सड़कें बंद हैं, तमाम बाजार बंद हैं, कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल, कोई चीज़ नहीं चल रही, कोई खाने की चीज़ आवाम को कोई चीज़ नहीं मिल रही। तमाम जो लोगों का बुरा हाल हुआ है। आवाम काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत को चाहिए कि जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इनके मुतालबात को तो उनको मानते हुए जल्द से जल्द लोगों को जो है इस कर्ब से निकालें, ताकि लोग जो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पर वापस लौट सकें। देखें जी, इस वक्त जो हड़ताल की वजह से तमाम मार्केटें बंद हैं, बच्चों का दूध नहीं मिल रहा, आवाम को बड़ी मुश्किलात है, शाय खुर्दनोश वो भी नहीं मिल रही। तो हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से ये कहते हैं कि आप एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करें और आवाम के मसाइल जो जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें। अच्छा, ये भी आपको बता दें कि मुजाहिरीन को कंट्रोल ना किए जाने पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कमिश्नर मुजफ्फराबाद और DIG मुजफ्फराबाद का तबादला भी कर दिया है, और हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कुछ लोग सूरत हाल से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल व्यू लेते हैं कि क्या अपडेट है, आज क्या प्लान है मुजाहिरीन का, और ज़ाहिर है एहतजाज तो जारी है ही, उधर इस्लामाबाद में भी मुलाकातें होंगी, इजलास होगा। आरिफ उर्फी हमारे कॉरस्पॉन्डेंट हैं मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से बरस से हमें अपडेट रखे हुए हैं। आरिफ, ज़रा हमें सेंस दीजिए कि व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू। एक्चुअली इस वक्त तो मुजफ्फराबाद में बिल्कुल सुकून लग रहा है, अमन लग रहा है, क्योंकि अक्सरियत के साथ जो यहाँ से जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं जो उधर से आने वाले काफ़िले हैं उनके बारे में। वो काफ़िले इस वक्त पहुँचे हैं ज़ीरकोट में, और इस वक्त नाश्ता हो रहा है वहाँ पे, और बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं रात को वहाँ पे पहुँचे, वो मसाजिद में लोगों ने घरों में रखे, और अभी वो लोग जो हैं मुजफ्फराबाद की तरफ आ रहे हैं। यहाँ तक सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त रेंजर्स जो हैं वहाँ पे खाला के मुकाम के ऊपर तैनात हो चुकी हुई हैं। इसी तरह मुजफ्फराबाद में भी रेंजर्स रात को पहुँच गई थी, और ज़िला मानसरा से भी मुजफ्फराबाद में रेंजर्स का जो है आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने गढ़ी हबीबुल्लाह जो है वो अबूर कर लिया है, और उससे आगे इस तरफ। अब रही बात अवामी एक्शन कमेटी की, तो उनका ये कहना है कि हमारे मुज़ाकरात तो ऑलमोस्ट हो चुके हुए हैं, आटे पे बहुत अच्छी उन्होंने हमें ऑफर की है हुकूमत ने, लेकिन बिजली के मामले के ऊपर अभी तक हमारा डेडलॉक बाकी है, और अभी भी उन्होंने ये ऑफर की है कि आप हमें कर दें जो हमने हमारे मुतालबात उसका हमारे नोटिफिकेशन कर दें, लेकिन मुजफ्फराबाद हम लोग आएंगे, और बड़ी तादाद में लोग आज मुजफ्फराबाद आना है। और इसमें यह भी है कि कोहाला के
इस्लाम ब्लॉक की भी रोड पर जगह पे इंतजामिया ब्लॉक की भी रोड, लेकिन ये है कि लोगों का आना है। मुजफ्फराबाद में बिल्कुल इतना यानी हड़ताल है इतनी शदीद कि कोई दूध दही की दुकान भी खुली नहीं है, मेडिकल स्टोर तक खुले नहीं है, बिल्कुल खामोशी है। नहीं तो ये दुकानें क्या लोगों ने अपने तय आप बंद की हुई हैं या हालात खराब होने के डर से बंद की हुई हैं कि तोड़ फोड़ ना हो, लूट मार ना हो, या बंद करवाई गई हैं मुजाहिरीन और अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से? कल एक्शन कमेटी ने सिर्फ लोगों को ये कहा कि आप 3 घंटे के लिए दुकानें खोलें, लोगों को सब्जी, दूध, दही और ग्रोसरी की जो शॉप्स हैं वो 3 घंटे के लिए खोलें। उन्होंने 3 बजे से 6 बजे तक का वक्त दिया था और 3 बजे से 6 बजे तक दुकानें खुली और 6 बजते ही लोगों ने दुकानें बंद कर, और यूं लगता है कि तमाम काम रद्दा कराना हो रहा है। अब ये जो हड़ताल है ना, ये होनी थी 11 तारीख को। अब हुआ ये कि 9 तारीख को ही हो गया, तशद्दुद वाक़यात हो गए डडियाल में, तो बिल्कुल अब्रप्टली एकदम से उन्होंने कहा जी कि आप दुकानें बंद करें, और सडन तमाम शहर बंद हो गया। और यही नहीं, यानी पूरा डिवीजन, नीलम का डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हटिया है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद, 3 तो यहाँ पे मुजफ्फराबाद डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट आ गए, तमाम बंद हो गए। इसी तरह पुंछ डिवीजन में बाग है, पुंछ है और हवेली है, बिल्कुल बंद कर दिया था। और ये एक जो है ना लोगों का खुद का एक जो है ना वो अच्छा, जो अवामी एक्शन कमेटी है इसका फिनोमेना भी हमें थोड़ा सा समझाएं इसमें, और जो हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के स्टेक होल्डर्स किस सूरत में या किस शक्ल में इसमें क्या कोई सपोर्ट दे रहे हैं, इसके साथ शामिल हैं, क्या चल रहा है? अच्छा अब्दुल्ला, यहाँ पे डायनामिक्स थोड़ा डिफरेंट है ना। यहाँ पे ये हुआ था कि यहाँ पे जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, उसमें लिबरेशन लीग थी, नेशनल अवामी पार्टी थी, जो लोकल यहाँ के इंडिजिनस जो लोग थे उनकी पार्टीज थी। अब वो पार्टीज यहाँ पे हुकूमत करती रही बहुत अरसा, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे पीपल्स पार्टी आ गई, फिर उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम लीग नून आ गई, इस तरह पीछे गई। अब वो तमाम जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वही जो लोग थे जो इन पार्टीज में थे, वो आहिस्ता आहिस्ता उधर चले गए और उस जगह पे हुए। अब ये है कि जितने भी फैसले होते हैं, अहम फैसले, वो सारे या लाड़काना से होते हैं या रायवंड से होते हैं या बनी गाला से होते हैं, लिहाजा लोगों का उसमें यानी उनमें अपनी शमूलियत महसूस नहीं कर रहे लोग, जहां तक अभी हम लोग जो समझ पाते हैं। दूसरा, उस चीज को आप ऐसे ले लें कि जब यहाँ पे इंतखाबात हुए, बल्दियाती इंतखाबात तकरीबन 31 साल के बाद हुए, तो उसमें ये हुआ कि तमाम जो वही पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ की इंडिजिनस पार्टीज थी, उन्हीं के लोग जो है वहाँ, ये उनके वर्कर जो थे वो मुंतखब होके आ गए, और 1.5 साल हो गया उनको ना तो इख्तियारात दिए गए हैं ना उनको फंड दिए गए हैं। तो सारे डायनामिक्स की समझ आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर अपडेटिंग अस, और वी आर होपिंग कि जो है वो ज़रा अगर कुछ डिमांड जो हैं, ख़ासतौर पे आटे वाली आपने कहा है डिमांड पे वो पहुंच गए हैं, बिजली वाला इशू है उसको भी सेटल करें, और ताकि थिंग्स कैन कम बैक टू नॉर्मल। इंडिजिनस पार्टीज होती थी, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज आए, लेकिन ज़्यादातर वही लोग हैं ना, अपने ही मकामी इंडिजिनस जो लोग थे, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वही लोग इन पार्टियों का हिस्सा भी बनते चले गए। हाँ, लेकिन वही कह रहे हैं ना कि उनको अभी तक वो पावर्स अथॉरिटीज नहीं दी गई जो देनी चाहिए। So yes, there is obviously politics involved. Obviously everything is politics. So yeah, that goes here as well. आज जो सूरत हाल रहेगी, हड़ताल, लेकिन ज़बरदस्त वाली हड़ताल है, कोई दुकान वगैरह, दूध दही की दुकान भी नहीं खुली है, लोगों को मुश्किल हो रही है, बच्चों वाले घरों में ज़ाहिर है मुश्किल होती है, यही सिलसिला चल रहा है, आटे की किल्लत है, मतलब बेसिक ज़रूरियात की किल्लत लोगों को महसूस हो रही है। हॉकी की दोबारा से बात करेंगे क्योंकि हम बहुत खुश हैं, क्योंकि माशाल्लाह बरसों बाद हमारे लड़कों ने ऐसा परफॉर्म किया है कि हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया है। हफ्ते को पाकिस्तानियों ने हॉकी मैच देखा, जी हाँ, जोशो जज्बे, दिलचस्पी, प्लान बने हॉकी मैच देखने के, देखा जी, बड़ी दिलचस्पी से देखा, और बड़ा ही क्या कहें कि विंडिकेशन की एक इसकी वाहिद वजह यही बनी कि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम जो है वो नाकाबिले तस्खीर रही और फिर फाइनल तक पहुंची, और एक ऐसी टीम जो बार बार लगातार ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई ना कर पाई हो, अगर वो अजलान शाह टूर्नामेंट का फाइनल खेलेगी तो कौन होगा जो खुश नहीं होगा और जो who would not look forward to see this match? Can it be pointed out कि जितने वसाइल में हमारी टीमें ज़्यादातर और ख़ासतौर पे हमारी हॉकी टीम काम करती है, मतलब देयर इज़ नो कंपैरिजन विद एनीबडी एल्स, कि दुनिया कहाँ जा रही है और हमारे अभी भी बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनमें जाके जीत लेना और सिल्वर मेडल ले लेना,
दैट इज ट्रूली कमेंडेबल, क्योंकि हम कितना इन लोगों से बातें कर चुके हैं ओवर द ईयर्स और हमें पता है कि कितने चैलेंजेस हैं, लेकिन उसमें से भी निकल आना, मतलब दैट इज समथिंग। कभी कभी मतलब मसाइल हो वसाइल हो, इसमें भी फंस जाते हैं ना लोग, बच्चे। तो हमें बचपन में किसी को कंफ्यूजन होती थी वसाइल और मसाइल के बीच में, तो मैंने वसाइल ही हाँ, वसाइल वो हैं जो हमारी हॉकी टीम को नहीं मिलते और मसाइल वो जिसमें हम सभी घिरे रहते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ कोई और क्लास स्टार्ट हो गई है तो बता दें, यहाँ हमारे पास कप्तान आ चुके हैं। Let's talk to the captain. हमारे सुनहरे दौर की भाई भट्ट साहब आ गए हैं। इमाद शकील भट्ट साहब is with us। बहुत 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 मुबारक हो भट्ट साहब, वेलकम टू जियो पाकिस्तान वंस अगेन। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। पहले तो बड़ा बड़ा शुक्रिया, आपने अपने शो में इनवाइट किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और आपको बड़ी बड़ी कंग्रेचुलेशंस भी भट्ट साहब, माशाल्लाह आप छा गए हैं ज़बरदस्त। अब ये समझाएं हमें, हम भी इतने अरसों से, अब हमने अभी इसी हफ्ते अपनी 9वीं सालगिरह मनाई, तो हम 8 साल से तो मुसलसल हॉकी कवर कर रहे हैं। 8 साल में ये पहली दफ़ा है जिसमें हम इतना जोशो खरोश के साथ हॉकी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ इससे पहले हम हॉकी के मसाइल, हारने की वजूहात, पाकिस्तान हॉकी का सवाल, यही डिस्कस करते रहे हैं। क्या चेंज हुआ? ज़ाहिर है ओवरनाइट तो चेंज आया नहीं। क्या ये पीछे से चेंजेस कुछ अरसे से आना शुरू हो गई थी जिसका फल अब मिला, या कुछ और हुआ टीम के साथ? हमें ये समझाएं ज़रा आप प्लीज़। मैं बिल्कुल जो हमारा पास था उस पर बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें जो चीज़ें की गई वो पाकिस्तान हॉकी के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं थी। मैं स्टार्ट लूँगा जो टूर्नामेंट अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट है। हमारे जो पैटर्न इन चीफ हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान हॉकी टीम को अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भेजने के लिए, ये उनका फर्स्ट स्टेप था। मैं पूरी कौम को और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, राना मशहूद साहब को, जो हमारी ओलंपिक एसोसिएशन है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, अताउल्लाह तारड़ साहब को, इन लोगों की मेहनतों की वजह से, और स्पेशली तौर पर मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मीर तारिक हुसैन बुगटी और राना मुजाहिद साहब को मुबारकबाद दूंगा कि इन लोगों की वजह से ये सारा क्रेडिट इन लोगों को जाता है। उसके बाद मेरी टीम, मेरे लड़के और जो डच कोच इन्होंने हायर करके पाकिस्तान को दिया है, इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है कि यही टीम आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। डच कोच कब से साथ हैं? वो जरूर आई हैं आपने जो जी आपने जो डच कोच की बात की है, ये हमने कुछ और स्पोर्ट्स में भी देखा है कि जब एक कोच में इन्वेस्ट किया जाए जो बहुत ही वर्ल्ड क्लास या बहुत ही अच्छा हो, डिफरेंट हो, आपको और आइडियाज तरीके सब कुछ दे, कॉन्फिडेंस एक डिफरेंट हो, तो इट मैटर्स। ये अब आपने तो खुद करके देख लिया, क्या ये सही बात है? ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है। जो फॉरेनर कोचेज होते हैं मोस्टली वो टोटली क्वालिफाइड और वो प्रोफेशनलिज्म में आते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी कुछ कोचेज हैं, पर मैं नहीं समझता कि वो जो है वो उनको मैच करते हैं। सारे एक जैसे नहीं होते। जो फॉरेनर्स होते हैं वो उनका काम टोटली डिफरेंट होता है और वो मेरिट पे काम करते हैं। जैसे इस बार मेरिट पे टीम बनी है, लड़कों को पूरा जो वो सपोर्ट किया गया है, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मैं चाहता हूं कि आने वाले वक्त में भी ये काम अगर चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं है कि हम दोबारा ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई करेंगे। और हम इंशाल्लाह हम ओलंपिक जीतेंगे, हम वर्ल्ड कप विनर हैं, एक नहीं ज़्यादा मर्तबा। बहुत बार। हाँ, और अब आप लोगों ने ये तो साबित कर दिया भट्ट साहब के पोटेंशियल है हमारे लड़कों में, टैलेंट की जो हम कहते हैं ना रिवायती तौर पर टैलेंट की कमी नहीं है, वो एक्चुअली टैलेंट की कमी नहीं है। अगर पैट्रनेज मिले, अगर सपोर्ट मिले, अगर गाइडेंस मिले तो फिर हम वैसा ही करेंगे जैसा आप लोगों ने अजलान शाह में किया। क्या ऐसा ही है? जरूर लड़कों को सपोर्ट करनी चाहिए। जो डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए गए थे, मैं सिर्फ उसके बारे में बात करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने काफी देर से वो एक इनिशिएटिव लिया था उसके बारे में भी, और वो उन्होंने वो एक पेपर जो है वो इशू किया था, पर अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जब तक प्लेयर्स के पास जॉब नहीं होगी पाकिस्तान में, प्लेयर्स के पास डिपार्टमेंट नहीं होगा, उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, हम वर्ल्ड की बेस्ट टीम को कभी कम्पीट नहीं कर सकते। बहुत आपने अहम और बड़ी ज़बरदस्त बात की है, जो बहुत से प्रोफेशनल्स जो हैं इस बात को दोहरा रहे हैं, और हम भी यही कहेंगे कि प्लीज़ इनकी ये एक डिमांड भी नहीं कहूँगी, एक रिक्वायरमेंट विच वाज वर्किंग जस्ट फाइन, दैट इट नीड्स टू बी रीइंस्टेटेड। कोचेस की चूंकि अगर आप अभी बात ही कर रहे थे और हमने स्क्रीन पे कोच देखे भी हैं, इससे पहले हम अपने ऑडियंस जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं तो हम याद दिला दें, फुटबॉल में भी यही हुआ था। जब से फॉरेन कोच आए तो फुटबॉल का भी हमें जो एक शक्ल है, सिनेरियो हमें डिफरेंट लग रहा है। डच कोच आप लोगों के
अभी तो सुनने में यही आया कि इनको सिर्फ 2 टूर्नामेंट्स के लिए हायर किया गया है। मैं समझता हूँ कि 2 टूर्नामेंट्स में आप लोग कभी भी परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं कर सकते। मैक्सिमम हमें ये कोच, मैं आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये कोच पाकिस्तान हॉकी टीम में आने से पहले ये कोच इंडिया हॉकी टीम के नेशनल कोच थे। इंडिया हॉकी अगर आज जो है वो किसी इंडिया हॉकी वर्ल्ड में भी नंबर 6 पे है, वो उनका ऊपर जाने की रीजन ये है, ये डच कोच। हमें मोर देन तकरीबन 5 से 6 साल चाहिए, जो हम अगर इन कोच के साथ काम करें तो इंशाल्लाह हम ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन दोबारा बन सकते हैं। तो आपकी फिर मुलाकात भी होगी, राना मशहूद से भी आपके साथ थे, हमने देखा एयरपोर्ट पे आपकी वजीर आजम से भी होपफुली मुलाकात हो या किसी और। यही सेंटिमेंट जो है आपका और ये अंडरस्टैंडेबल है 100%। क्या ये आपने शेयर किया उनके साथ कि इन कोच को हमारे साथ रहना चाहिए? जी, मैंने राना मशहूद साहब ने बड़ी अच्छी जो है वो हमें जो है वो बातें बताई हैं और हमारे पूरा उन्होंने जो हमें यकीन दी है कि जी बच्चों के साथ जो बच्चों के लास्ट जो ड्यूज हैं, बच्चों को जो फैसिलिटीज हम दे सकेंगे हम जरूर देंगे। अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने। और सबसे पहले मैं एक दफ़ा हमारे जो मेरे क्रिकेटर्स हैं, मेरी कौम के मेरे जो हीरोज हैं क्रिकेटर्स, जैसे हमारे बाबर भाई हैं, शाहीन अफरीदी हैं, उमर गुल हैं, जितने भी हमारे मोस्टली क्रिकेटर्स हैं, वो भी हॉकी के लिए उन्होंने जब ट्वीट किए हैं तो हमारे जो दिल हैं वो और ज्यादा बड़े हो गए कि ये लोग भी हॉकी के लिए रिस्पेक्ट करते हैं। जी जी, मतलब वो भी हमारे हीरोज हैं। और इमाद, आप और सुफियान और दीगर जितने भी लड़के हैं, आप भी कोई नाम लेना चाहें तो ले सकते हैं, आप सब भी हमारे लिए उतने ही हीरोज हैं, मतलब यू नो लेस देन बाबर और रिजवान और एनीवन एल्स। एब्सोल्युटली। और हमें बड़ी अच्छी तरह पता है क्योंकि आप सारे हमारे शो पे ओवर द इयर्स आते रहे हैं, जिन चैलेंजेस से आप लोग गुजरे हैं। मतलब देखिए, हम तो बैठे हुए एक्सपेक्ट करते हैं आप जाएंगे तो जी जीत के ही आए, लेकिन हमें दुनिया को ये नहीं पता होता कि कितने चैलेंजेस हैं। जिन टीमों के साथ आप लोग कम्पीट कर रहे हैं वो उनके तो सारी प्रेप जो होती है, प्रेपरेशन फॉर इट, वो कब से स्टार्ट हुई होती है और किस लेवल की होती है, किस पाए की होती है। इसलिए हम वो चैलेंजेस बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। ये बताएं कि जब आप वापस आए, ये भी बड़े कम ही हो गए हमारे लिए ये ओकेजन्स कि हॉकी टीम वापस आ रही हो और फूलों से उनका इस्तकबाल हो रहा हो, ये फीलिंग बताएं ज़रा, उसको एक्सप्लेन करें। फीलिंग तो पहले तो मैं जब लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा हूँ तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गलत जगह पे आ गया। जब मैं बाहर निकला हूँ तो मैं बड़ा अपने आप को खुशी महसूस हुई है कि अभी भी पाकिस्तानी कौम के दिलों में हॉकी के लिए इज्जत जिंदा है। जैसे लोगों ने राज तहसीन पेश किया, जैसे लोगों ने हमें वेलकम किया, मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने हमें जैसे अपने जो है वो सर पे उठा के रखा है। थैंक यू सो मच। मैं मीडिया का भी बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, ऑल दी वे जाके पाकिस्तान हॉकी टीम के मैचेस जो है वो लाइव दिखाए। इमाद, अब ये बताइएगा व्हाट इज नेक्स्ट दैट वी शुड ऑल लुक फॉरवर्ड टू? अब स्टार्ट हो गया है, होपफुली ये डच कोच भी आपके साथ रहे, अल्लाह करे सालों तक इनके साथ कोई। हमने इतनी बात कर ली है और इतनी अच्छी विन आपको मिल गई है कि अब वो शायद वो फैसला जो हो रिविजिट और आपके साथ रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको लॉन्ग टर्म हमारे साथ चलना चाहिए। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा जो हॉकी फेडरेशन को सपोर्ट करे ताकि बच्चे जो वो अपनी इंटरनेशनल एक्टिविटीज में जो बिजी रहें। नेक्स्ट हमारा जो शेड्यूल है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, नेशन हॉकी टूर्नामेंट जो कि पोलैंड में होने जा रहा है। 8 नेशन टूर्नामेंट है, उसमें हमारे पूल में मलेशिया, कनाडा, फ्रांस और पाकिस्तान, हम 4 टीमें हैं पूल ए में। 2 मैचेस हमें जीतना बहुत जरूरी है और उसके बाद हमारा सिर्फ जो टारगेट है वो सेमीफाइनल पे है, क्योंकि सेमीफाइनल स्टेज जो है दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट जाती हैं। सो अगर हम टॉप 3 में वो टूर्नामेंट फिनिश करते हैं तो हम प्रो हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, इसमें हमारी वर्ल्ड रैंकिंग में भी बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और ये कब है वैसे, ये भी बता दें जी, ये कब है? ये स्टार्ट है नेक्स्ट मंथ से। तो आपके कैंप्स वगैरह फिर कब शुरू होंगे इसके लिए? कैंप हमारा स्टार्ट हो रहा है 15 से इंशाल्लाह, इस्लामाबाद 15 मई से कैंप हमारा स्टार्ट हो रहा है 2 दिन और बाद। अभी इस कैंप में ये वाले कोच होंगे साथ आप लोगों के? वो कोच कैंप में नहीं होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी वापस हॉलैंड चले गए हैं। तो हम 19 को या 20 की रात को हम हॉलैंड के लिए फ्लाई कर रहे हैं। हमारे वहाँ पे 3 प्रैक्टिस मैचेस हैं, फिर हॉलैंड से हम तकरीबन 30 मई को हम पोलैंड के लिए रवाना होंगे।
जबरदस्त। तो हम आपसे बातचीत राब्ते में हम रहेंगे, हम आपको एनकरेज करते रहेंगे। इसमें भी आप बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, मैचेस जीतेंगे और टॉप 3 क्या टॉप 2 में आएंगे और इंशाल्लाह हो सकता है टॉप पे ही आए और उस पर फिर दोबारा आप सबको हम दावत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और इमाद भट्ट हमारे साथ थे, कप्तान कौमी हॉकी टीम, और बड़ी ज़बरदस्त इनके आइडियाज़ भी हैं, बड़े सॉलिड किस्म के। जब भी हमने इनसे बात की है हमें हमेशा से ही लगता था कि ही कैन डू वंडर्स एज कैप्टन ऑफ द हॉकी टीम। इसी किस्म की एक शख्सियत जो है वो चाहिए। मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही फिल्मों वाली कहानी नहीं होती कि टीम जा रही है नहीं जा रही है ये भी नहीं पता और वो फिर टीम जाए और फिर वो कंपटीशन में फाइनल तक पहुंच जाए और अनबीटेबल रहे और मतलब अनबिलीवेबल। अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी रहनुमाई मिले हमारे टैलेंट को तो हमारे लड़के क्या नहीं कर सकते। और उन्होंने करके दिखा दिया ना कि वो इवन इन लिमिटेड रिसोर्सेज। आई थिंक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, मिनिस्ट्री, वजीर आजम साहब ही शुड लुक इनटू दिस हिमसेल्फ पर्सनली। इन बच्चों को ये डच कोच सूट कर गए हैं, कप्तान डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें कोच चाहिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। So look into it. और पाकिस्तानी असिस्टेंट कोचेस होना साथ साथ के हम भी ज़रा सीखें कि ये लोग क्या सिखाते हैं, बिकॉज ताकि ओवरऑल हम ज़रा अपने आप को, अपनी टीमों को बिल्ड करें, पूरे सिस्टम को बिल्ड करें। अच्छा जी, पोलैंड जाएंगे अगले महीने और वो तो वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट। मौसम की बात करेंगे। अच्छा, मौसम में मैं जब पढ़ रही थी ना तो जो अपडेट जो हमारे पास आती होती है तो उसमें कुछ ये कह रहे थे कि सिंध के मुख्तलिफ अजला में दर्जा हरारत 2 रोज़ निस्बतन कम रहने के बाद, मैं तो इधर ही रुक गई। कम का हुआ भाई, जो गर्मी है, जो कड़ाकेदार गर्मी है, पसीने बह रहे हैं पंखों के नीचे भी, स्टाइफलिंग, दम घुटने वाली गर्मी है। दादू में 45, सखर में 43, नवाब शाह 42। मुतवक्के है जनूबी पंजाब, बालाई सिंध में तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश का इम्कान है। अभी हम अपना रोने आप तो हवाएं और बारिशों में चले गए। कश्मीर में भी चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई है बट यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है भाई। कमिंग बैक टू अस, बहुत गर्मी है भाई। और अब इनका कहना है कि इनको लग रहा है कि शायद बेहतरी थी। अच्छा, ये जो हम दूर से दिखा रहे हैं, मतलब दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर आप किसी गर्म इलाके में हमारी तरह तो आपको देख के थोड़ी ठंडी तासीर हासिल हो सके। सीरियसली, ऑल्दो हमारा शो तो पूरा पाकिस्तान ही देखता है, लेकिन हम जब अपना रोना रोते हैं तो हम अपनी कराची की बात कर रहे होते हैं। वैसे ये मनाजिर लाहौर के हैं, कल रात के हैं जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, और कोई तबाही किस्म की बारिश हुई है। लेकिन आपको पता है ये महीने ऐसे चल रहे हैं, वेदर ऐसा है हमारा कि ये बारिशों के बाद भी फिर से गर्मी होती है, हो जाता है, घुटन हो जाती है। लाहौर में तो खूबसूरत हवाएं चलना स्टार्ट हो जाएं फॉर अ बिट शायद मे बी, लेकिन उसके बाद 6 घंटे तक सही लगता है, उसके बाद फिर और बुरा हशर हो जाता है लाहौर में। आपको बताइए फिर बारिशों के बाद क्या घुटन वाला माहौल। अच्छा, तो कराची में जी दर्जा हरारत अगर हम आपको टेम्परेचर से बताएं तो 33 और 37 के बीच में कुछ है। फील्स लाइक, don't even ask what it feels like 50 type situation है, लेकिन टेम्परेचर इतना है 35 to 37, but yes feels like इससे कहीं ज्यादा है, too much and it's not changing। हमने आपको बताया था, शुरू में टीजर दिया था, लेकिन तफसील बता दें। आयरलैंड के खिलाफ 7 विकेटों से फतह के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम T20 इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाले कप्तान बन गए हैं। मुबारक, लवली। ये पाकिस्तान की 45वीं फतह थी उनकी कप्तानी में। इंग्लैंड के एन मॉर्गन ने बतौर कप्तान 44 मैचेस में कामयाबी हासिल की थी, जिसमें उन्होंने 2 मैचेस सुपर ओवर में जीते थे, जबकि फास्ट बॉलर विजुअल्स बिकॉज़ एवरीबॉडी लुक्स सो हैप्पी एंड स्माइली एंड जेन्युइनली। फिर शाहीन ने भी आपको पता है हमारे तीनों फॉर्मेट्स के इंटरनेशनल मैचेस में 300 विकेटें हासिल करने का एक माइलस्टोन अबूर किया, अचीव किया है। सो आयरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान इनको भी फिर पहली विकेट हासिल की, तो वो तीनों इंटरनेशनल टी-शर्ट भी तो देखे ना, जी फिर उन्हें दिया गया ना, फिर ये सब कुछ जो हुआ तो उन्हें टी शर्ट दी गई सूवेनियर के तौर पर, याद रखेंगे। लवली जी, बेहतरीन हो गया। क्या करते होंगे ये टी शर्ट्स की, इन्होंने पूरे फ्रेम कराए होंगे अपने घरों में? आई एम श्योर कराए हुए होंगे, मतलब पूरी एक वॉल ऑफ अचीवमेंट्स होगी। और स्पोर्ट्स पर्सन फिर यही शर्टें होती हैं जब चैरिटी का काम आता है तो ये लोग फिर इनको ऑक्शन करते हैं। बिल्कुल, फिर हमारे जैसे फैन चाहते हैं कि उन्हें हासिल कर सकें किसी तरह, फिर लोग उनकी बोली लगाते हैं और फिर ये नेक कामों में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। पूरा प्लान मैंने दे दिया यहाँ पे, दे गो टू अ गुड कॉज, ये सब कुछ होता है। सो वैल्यू बहुत होती है इन चीज़ों की। ऑलराइट, ओके, ये हमने आपको मौसम का हाल भी बता दिया, स्पोर्ट्स भी डिस्कस कर लिया। अब अगले घंटे में हम आपसे बात करेंगे, कुछ सियासी बातें करेंगे
और मुल्क में नई हुकूमत बने 2 माह से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन मुल्क अब तक ऐसे सियासी माहौल से महरूम है जो मौशी इस्तेहकाम की ज़मानत बन सके। हुकूमत नए IMF प्रोग्राम के लिए कोशिश कर रही है, मगर IMF को पाकिस्तान के सियासी हालात शुकूक व शुबहात में डाल रहे हैं और सर्टनली डाल भी रहे हैं, सभी को डाल रहे हैं। IMF की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नई हुकूमत स्टैंड बाय अरेंजमेंट की पॉलिसियाँ जारी रखना चाहती है, मगर पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और मुल्क में तनाव के हालात पॉलिसी इस्लाहात को मुतासर कर सकते हैं। तनाव, सियासी तनाव की एक झलक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और नए गवर्नर फैसल करीम कुंडी में की जो टाकरा था, क्या था वो 36 का आंकड़ा था वो हम आपको दिखा देते हैं ना। अच्छा, इस दफा नहीं दे रहा हूँ, फिर दोबारा मैंने जवाब दिया, फिर मुझसे गिला ना करना कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, फॉर्म 47 के नुमाइंदे, ऐसी बात की है। इस दफा छोड़ रहा हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। पॉलिटिकल बयान से, कन्फ्रंटेशन से या बिलो द बेल्ट बयान से आप परहेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर। और एक गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी, और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है जब घर बना के आपको 2 कमरों की एलेक्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। अपनी औकात में रहो, तुम गवर्नर हो, सियासत में तुम्हारा काम नहीं है ना सियासी बयान दो, नहीं सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को जो इलेक्टेड है, तुम्हारी तरह नॉन इलेक्टेड नहीं है। देखिए, मैं सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं करना चाहता हूँ, लिहाजा मैं कहता हूँ वो डिलीवर करे। और ऐसा वो चाहते हैं कि हम वो डिलीवर जो नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि इस तरह से हो, लेकिन हम सियासी लोग हैं, हम कभी भी नहीं, और जमहूरी लोग हैं, हम नहीं चाहते गवर्नर राज लगे और वो उसके लिए काम ना करें। लेकिन जो है जो तरीक़ार उनका नज़र आ रहा है, जिस तरीक़ार से वो चल रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी शायद कोई जियाला वज़ीर आला ना आ जाए खैबर पख्तूनख्वा में। सियासी मेरे पास जो ओहदा है उसका जो है मुझे पास है, और मुझे उस ओहदे की जो है वो हिफाजत करना आती है। मुझे उस घर का हिफाजत करने की ज़िम्मेवारी उम्मीद करनी आती है। और परेशान ना हो, गवर्नर हाउस को, फैसल कुंडी को जहन पर सवार न करें। आप आएँ, इलाके काम करें, तरक्की करें। अब मैं तो उनके जहन से फैसल कुंडी नहीं निकाल सकता और गवर्नर हाउस नहीं निकाल सकता। वैसे गवर्नर साहब खुद ही आप ज़रा आवाम के लिए दरवाज़े खोलें। कराची में एक बड़ी अच्छी मिसाल कायम हुई है गवर्नर हाउस को एक्सेसिबल आवाम के लिए बनाने की, सो उससे फॉलो करना चाहिए। इसमें that is one way to go about it. That is one, मेरा ख्याल है आप खुद ही इनिशिएटिव लें, इससे पहले कि वज़ीर आला जो डरा धमका रहे हैं या सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, वो तो हेरिटेज साइट बना देंगे और फिर आपको रहना पड़ेगा 2 कमरों में। आप क्या करते हो, मैं तो खुद ही ये करना चाहता हूँ। बट ऑल्सो हमें ना अपनी वोकैब्युलरी से, खासतौर पर सियासतदानों को, ये औकात का जो वर्ड है इसको निकाल के फेंक दें प्लीज़, क्योंकि अगर औकात पे आ गए तो फिर ये भी पता चल जाएगा किसकी है किसकी नहीं है। मतलब प्लीज़ लेट अस नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। तो लिहाजा प्लीज़ अब ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। और हर कोई सियासी रहनुमा ये तस्लीम करता है कि मुल्क सियासी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। कल लाहौर में भुट्टो रेफरेंस और तारीख के उन्वान से सेमिनार से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात की ज़रूरत पर बहुत ज़रूरी है, और इस पर जोर भी दिया उन्होंने। पाकिस्तान के अवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से परेशान है, तो दूसरी तरफ हमारा जो सिक्योरिटी का हालात है, जो दहशतगर्दी के खतरा है, और अगर पाकिस्तान का सियासतदान, पाकिस्तान के कायदीन, पाकिस्तान के सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर इतने बड़े मसले का हल निकालना या पार्लियामान में इतने बड़े मसले का हल निकलने का हमें इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं। मैंने कहा जी, अगर सियासतदान आपस में बात नहीं करेंगे तो फिर पार्लियामान मसलों का हल नहीं निकाल सकेगी। PTI के साबिक फवाद चौधरी भी मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम का हल बातचीत के ज़रिए ही निकलने को करार दे रहे हैं, बल्कि उनके नज़दीक नवाज शरीफ ये काम कर सकते हैं। नवाज शरीफ के अंदर जो है डेफिनेटली मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि वो जाहिर है कि असल जो सियासत है नून लीग की वो तो नवाज शरीफ के पास है, शहबाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जो भी है नवाज शरीफ मेरे ख्याल में, और नवाज शरीफ को करनी चाहिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान में 1985 से सियासत में है, और वही अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ कर सकते हैं, शहबाज शरीफ।
दैट इज़ सो रिच कमिंग फ्रॉम फवाद चौधरी, बिकॉज ये आप बिल्कुल कुछ 2 साल पहले तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। मतलब बातचीत तो दूर की बात थी। इन एनी केस मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात से इनकारी, लेकिन वो तहरीक इंसाफ को ऐसी जमात समझती है जो अपनी हर बात तशद्दुद और धौंस धमकी से ही मनवाना चाहती है। और ऐसी सोच की हामिल जमात से बात क्या होगी, ये ज़रा सुने ख्वाजा आसिफ का क्या कहना है। मैं समझता हूँ कि अब मुज़ाकरात जो हैं वो जिस तरह होने चाहिए, सियासी क़ुव्वतों में होने चाहिए, मैं उस हक़ में हूँ। देखें, मिन हैसल पार्टी जो है वो एक मुतशद्दिद नज़रिए को जो है परसू कर रही है, उसकी पैरवी कर रही है। वो लीडर कहता है कि अमेरिका बुरा है, वो कहते हैं अमेरिका बुरा है। आजकल अमेरिका उनका दोस्त है, वज़ीर उनके सफ़ीर के साथ उनकी मुलाकातें भी होती हैं और वहाँ पे वो को पैसे ऐसे भी लगाते हैं, मुख्तलिफ जो बीच बचाव करने वाले बंदे होते हैं उनके ज़रिए उनकी तरले भी कर रहे हैं। उधर साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी आजकल सियासी तौर पर मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। चंद दिन पहले वो बानी PTI से अडियाला जेल में बड़ी तफसीली मुलाकात कर चुके हैं। तासुर बन रहा है कि वो बातचीत के बंद दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात कि किससे बात करनी है किससे नहीं करनी, जो आपको मालूम है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि ये जो हुकूमत, ये जो पार्लियामेंट बना है, ये फॉर्म 47 वाला पार्लियामेंट है। इसका इख्तियारात कम है, इख्तियारात ना होने की बराबर है। तो लिहाजा बातचीत अगर कोई कह रहा है कि उसने नहीं करनी, उसी से सवाल कीजिए। मैं तो कहता हूँ मेरे मुल्क का मामला है, जिसने भी चटखनी लगाई, जो भी चटखनी खोल सकता है उससे मैं बात कर। चलिए, अब फॉर्म 47 है, पहले सिलेक्टेड कहा जाता था। इट हैज़ बीन लाइक दिस एंड प्रॉब्ली आगे शायद अल्लाह करे कि ऐसा ना चले। और काश कि हम ये लिटरली कह सकते कि बिल्कुल अब थिंग्स विल चेंज और ऐसा नहीं होगा एंड ऑल दैट, लेकिन नॉट रियली। इनफैक्ट पूछ लेते हैं, चलें अपने गेस्ट से पूछते हैं कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। से हमारे साथ सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं और PTI से वलीद इकबाल साहब शुक्रगुजार हैं कि वो जब हम उन्हें जहमत देते हैं इज़ अवेलेबल। थैंक यू वलीद साहब एंड थैंक यू इरफान साहब। कहाँ से शुरू करें, हम आप बताएं। हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे कि जो अवाम बड़ी मायूस है। वलीद साहब, चले आपसे शुरू करते हैं। और वो चाहते हैं कि सियासतदान जो हैं वो आपस में बातचीत करें और किसी हल पे आएँ, क्योंकि सारी कंसंट्रेशन जो है फ्रैंकली वो हर डिसीजन मेकर की वो आपस की बातचीत, लड़ाइयाँ, तनाव इनमें लग जाती है और अवाम की नहीं सुनी जाती। बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी। 16 आने सच, जैसे वो कहावत है ना कि आवाम की नहीं सुनी जाती। वो आप अभी कुछ देर पहले ये भी कह रही थी ना कि औकात का लफ्ज़ जो है ये निकाल देना चाहिए हमको अपनी वोकैबुलरी से। असल में 8 फरवरी को जो हुआ है आवाम के साथ, ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है, दुनिया भर ने इसको देखा है कि आवाम को बताया गया है कि उनकी औकात क्या है, कि असल रिजल्ट क्या था और फॉर्म 47 का रिजल्ट क्या आया। इसलिए ये डॉक्टर आरिफ अलवी वाली बात भी सही है कि वो, मैं तो मुस्कुरा रहा था वो चिटखनी की बात सुन के उनकी। सियासी इस्तेहकाम जब तक मुल्क में ना हो, उसका वो मुआशी तरक्की जो है वो एक फिर एक ख्वाब ही रह जाता है। और इसका सबको पता है। और अब तो IMF जिसके हम इतने मरहूने मिन्नत हुए हैं, उन्होंने भी निशानदेही की है इसी चीज़ की। आपने भी, मैंने भी वो देखा है रिपोर्ट को जिसमें उन्होंने तनाव की बात की है, सियासी बेयकीनी की, अनसर्टनिटी की जो है बात उन्होंने जो है वो की है। और फिर महंगाई ने जिस तरीके से माशरे के ऊपर जो है उसको अपनी लपेट में लिया हुआ है, वो सब बातें जो हैं इनको ये मुल्क के हालात को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। और जो यहाँ पे बिल्कुल सियासी बेयकीनी और ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो है, इसको मुखातिब करने की ज़रूरत है मुअस्सर तरीके से। और हमारा मौक़िफ़ यही है कि इसका रास्ता अडियाला जेल से है। और जब तक इमरान खान साहब को, बानी चेयरमैन PTI को लूप में नहीं लिया जाएगा, उनके और उनकी पार्टी के और उनके अवाम के मैंडेट को तस्लीम दुरुस्त तरीके से नहीं किया जाएगा जो हकीकी मैंडेट है, हम इस तरह ही सर्कल्स में ही घूमते रहेंगे और इसी तरह की फिर रिपोर्टें भी आएंगी। ये तो आप रिपोर्ट एक है ना IMF की, आपने देखा कि स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के हमारे यहाँ पे इंसानी हकूक़ के क्या हालात हैं उनके एहतराम के, और उसी तरह ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या लिख रही है और एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या लिख रही है। ना कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। और एक और अर्ज मैं करूँ मईशत के हवाले से
कि दुनिया 21वीं सदी में फराटे भरती हुई उड़ रही है, जा रही है। हम 18वीं सदी की तरफ जा रहे हैं। किस तरह हम एक्स को बंद कर देते हैं, हम इंटरनेट को बंद कर देते हैं, हम मोबाइल सेलुलर जी, मतलब हम किस मकाम पे हैं माशी एतबार से, यू वेरी राइट। और सर्टनली। अच्छा, अब वलीद इकबाल साहब हमारे साथ ही रहेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, अब आप बताइए, फवाद चौधरी ने कहा जी अगर कोई मुज़ाकरात अगर मेरा ख्याल है लीड करने चाहिए, नवाज शरीफ पहल कर सकते हैं या वो इस पाए के लीडर हैं कि वो इनिशिएट कर सकें और लीड कर सकें सारे प्रोसेस को। मुज़ाकरात की ज़रूरत के सभी कायल हैं। आपको लगता है कि अब वक्त है IMF की इस रिपोर्ट के बाद भी और जो हालात हैं ओवरऑल कि भाई somebody should take a lead and make them sit and talk? जी बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। मैंने अभी वलीद की गुफ्तगू सुनी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जिन इश्यूज की तरफ उन्होंने इशारा किया, आदमी इस्तेकाम भी है, यकीनी भी है, महंगाई भी है, टैक्स भी बंद है और बहुत से मसाइल हैं। दुनिया भी हमारे बारे में एक राय कायम कर रही है, IMF की भी रिपोर्ट आई है, ये सारी चीजें अपनी जगह। बट द क्वेश्चन इज कि जिस कुंजी की बात होती है या जिस ताले की बात होती है या जिस कुंडी की बात होती है वो कैसे खुले। ये मामला कोई आज का नहीं है, ये मामला बरस का है कि खान साहब एक खास जहन, एक खास सोच, एक खास नफ्सियात, एक खास सियासी हिकमत अमली रखते हैं और वो ये है कि दूसरों से बात नहीं करने। उन्होंने 4 साल साल जो हुकूमत की है, उन्होंने कभी अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाया, किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस पे नहीं बैठे, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अपोजिशन के लोग बैठे हों, और हमेशा ये दलील दी थी कि मैं इन चोरों और डाकों से हाथ नहीं मिला सकता। मैंने सेनेट के फ्लोर पे कहा, राना सनाउल्लाह हर रोज कह रहे हैं, बिलावल साहब ने कल कहा, हम चाहते हैं कि कहीं से कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो। अब सदर आरिफ अलवी ने भी जो बात कही है, वो कहते हैं जी कि ये फॉर्म 27 वाले हैं, ये बेख्तियार हैं, इनके पास है कुछ नहीं। मैं अभी रऊफ हसन साहब की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, उन्होंने कहा जी कि ठीक है, जो भी होगा हम बात तो उन्हीं से करेंगे जिनके पास इख्तियार है। तो ये कुंजी जो है, ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत के पास नहीं है, ये कुंजी है अडयाला में, जिसके बारे में ये कह रहे हैं उससे रजू करें। हम रजू कर रहे हैं, हम बार बार कर रहे हैं। ये जो मुज़ाकरात हमसे करने की बात करते हैं तो करें। आज हमें कहें जी कि मियाँ साहब से हम बात करना चाहते हैं, हम जाके मियाँ साहब के पास बैठ जाएंगे, मियाँ साहब कल इनको बुला लेंगे जी। क्या जब आप रुजू कर रहे हैं, ये बड़ी बात है इरफान साहब, आप जरा क्लियर कर दें। आप कह रहे हैं कि आप रुजू कर रहे हैं, तो क्या कोई फॉर्मली आप लोगों ने रुजू किया कि भाई इमरान खान साहब अगर बात करना चाहें तो मियाँ नवाज शरीफ के पास अपनी टीम भेज सकते हैं? क्या इस तरह का कोई फॉर्मल इन्विटेशन किया है या आप लोगों ने इनफॉर्मली इन लोगों को कहा है, या आप कह रहे हैं? जी अब्दुल्ला, जो मैं कह रहा हूँ तो मैं एक जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं यहाँ नहीं कह रहा आपके प्रोग्राम में, मैंने सेनेट में खड़े होकर ये बात कही थी और इन सबको पेशकश की थी। देखिए, मैंने एक थ्योरी दी थी कि एक जंग है जो पार्लियामेंट के बाहर जारी है, उसे जारी रहने दे। आए हम पार्लियामेंट के अंदर तो मिल बैठे ना। पार्लियामेंट के अंदर जो PTI है, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, दूसरी जमातें, हम भूल जाएं कि बाहर हमारे लीडर क्या कर रहे हैं। हम एक खैर सगाली की कानून साजी के हवाले से, मईशत के हवाले से, मुल्क की प्रॉब्लम्स के हवाले से एक यकजहती की फजा हाउस के अंदर कायम करें और हमारे लीडर्स जो हैं वो उससे रहनुमाई लें। ये देखें, ये लोग तो मिल बैठे हैं। मैं आप दोनों को बताना चाहता हूँ कि मैं अक्सर बेशतर वलीद जानते हैं इस बात को कि मैं अक्सर दो लॉबीज होती हैं। एक लॉबीज होती है सरकारी लोगों की जहाँ वो गपशप लगाते हैं, चाय पीते हैं। एक होती है अपोजिशन की जहाँ PTI बैठती है। दूसरे, मैं अक्सर बेशतर अपनी लॉबी के बजाय PTI की लॉबी में जाके बैठता हूँ, उनके साथ चाय पीता हूँ, गपशप करता हूँ। हम चाहते हैं कि कहीं से कोई रोशनी की किरण फूटे, लेकिन ये जब ही फूटेगी कि वो इस हकीकत को मानेंगे कि बातचीत जो होती है वो सियासतदानों के दरमियान होती है। हमारे दरमियान पीपल्स पार्टी की और PMLN की तलखियां कौन नहीं जानता, एक हिस्ट्री। चलिए, आप 9 मई के बयानात के बाद हो सकता है सूरत हाल क्लियर हो गई हो बानी चेयरमैन को भी और PTI के दीगर कायदीन को भी, क्योंकि 9 मई को बड़ा वाजे कर दिया फौज ने भी, एस्टैब्लिशमेंट ने भी कि बात तो नहीं हो सकती, उनकी तरफ से बात नहीं होगी। वलीद साहब, तो तासुर तो यही जा रहा है। देखें, अभी सेनेटर साहब जो हैं इरफान सिद्दीकी साहब, वो कह रहे हैं जी हम तो बातचीत करना चाहते हैं। अब PTI से हमें यही हमेशा तासुर आया कि जी हम उनसे बात करेंगे जो डिसीजन मेकर्स हैं। वो तो कर नहीं रहे, जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने क्लियर कट कह दिया हमने तो बात करनी नहीं है, पहले तो माफी मांगो वरना हम बात ही नहीं करेंगे। वेयर डज दैट लीव यू ऑन?
और बातचीत होनी भी चाहिए। हमने इन द पास्ट भी अगर देखें PMLN पीपल्स पार्टी की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी देखें, जो लगता था कि कभी एक दूसरे के सामने नहीं बैठेंगे, उन्होंने भी कुछ अग्रीमेंट्स तो कर ही ली। अग्रीमेंट एंड टॉकिंग अबाउट इट, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। वलीद साहब जी, अग्रीमेंट एंड टॉकिंग अबाउट इट इज द ओनली वे फॉरवर्ड, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। वंस अगेन 16 आने सच आप बात कह रही हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट और डायलॉग जो है ये हम इस बात पे हम कायम हैं कि वो बाइख्तियार हलकों के साथ ही हो सकता है, और अगर उनकी तरफ से वाज़ेह है कि कोई वो आमादगी नहीं है तो सो बी इट। अगर पाकिस्तान के खैर खा होने के हवाले से जो है सिर्फ PTI ही उस जुमरे में नहीं आती और बाकी सब आते हैं, हम पॉलिटिकल फोर्सेस से भी बातचीत करते हैं। मतलब उसमें मिसाल दे देता हूँ, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, BNP और दीगर पार्टियां हैं जिनके साथ मिलके हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसको तश्कील दिया हुआ है। जो हमारे हम ख्याल हैं, हमारा उनसे बिल्कुल डायलॉग भी है और उनसे एक मुहिम भी उनके साथ मिलके जो हम तहरीक भी जो है मिलके हम चला रहे हैं। लेकिन वंस अगेन पाकिस्तान के मसाइल जिस नौइयत के हैं, पाकिस्तान की मईशत जिस और फिर पाकिस्तान का जो समाजी तनाव जिस तरह है, वो सोशल टेंशन, उसके लिए मेरे ख्याल आपने इस गुफ्तगू में ये लचक के लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। तो वंस अगेन ये जो बेनिफिशरीज हैं, ये इमरान खान साहब पहले दिन से कह चुके हुए हैं, जब से रिजल्ट 8 फरवरी का आया है कि जी ये 3 पार्टी से बातचीत नहीं होगी, ख़ास तौर पे PMLN, PPP और MQM, क्योंकि ये बेनिफिशरीज हैं इस सारी फॉर्म 47 की कार्रवाई की, इस सारी सरगर्मी की। मतलब आप अभी भी यही कह रहे हैं कि आप सिर्फ फौज से बात करेंगे, आप सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, ये अपने में इटसेल्फ एक इंतहाई गैर जमहूरी रवैया नहीं है? देखें जी, आपके फ्रेम में मुझे उम्मीद है ये आ रहा है, मैं पहले भी ये तशबीह दे चुका हूँ, ये आइडियल वर्ल्ड है, मेरा हाथ का इशारा, और ये रियल वर्ल्ड है, हम कहीं और खड़े हुए रियल वर्ल्ड के अंदर। आइडियल वर्ल्ड में तो ये जमहूरी और आईनी और ये सब बातें आती हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड जहाँ है, हमने असल जो एक अहम सतून हमारी इस डायलॉग का है वो तो यही है कि हर जो इदारा है वो आइन के अंदर रहते हुए अपने इख्तियारात का जो दायरा है उसको उस तक महदूद अपनी सरगर्मी को रखे, और इलेक्शन के अमल में मुदाखलत ना हो, अदलिया में मुदाखलत ना हो। अब इसके दलाइल जो हैं ये हम लोग नहीं दे रहे, जज साहिबान। चले सर, अगर आप उन्हीं से बात करना चाहते हैं तो वो एक ही डिमांड है, माफी मांगे, बात कर लें, माफी मांग लें फिर और बात शुरू कर दें। हमारी नहीं, एक तो हमारा दरवाजा बिल्कुल बंद नहीं है, हमारी तरफ से इनकार नहीं है, जिसका इनकार है तो फिर ताली दोनों हाथों से बजती है। दूसरा जो है इसमें मामला वो ये है कि जो अगर कोई डायलॉग होना है और करना है किसी ने, तो हमने कोई उसमें शराइत भी आयद नहीं की। ये भी वाज़ेह रऊफ हसन साहब 2-3 दफ़ा कर चुके हैं, हम जो तर्जुमाने आला हैं, कि ताकि वो मैसेज भी क्लियर हो, हमारी तरफ से कोई प्री कंडीशंस नहीं है। लेकिन लचक फिर अगर दिखानी है तो फिर वो हम वाहिद वही पार्टी नहीं हो सकते जो लचक दिखाएं और ये माफ़ी मांगे और ये करें वो करें। ये एक बड़ी तवील दास्तान है, पाकिस्तान के 75 सालों में कितनी माफ़ियाँ बनती हैं और किसकी तरफ से बनती हैं, ये एक बहुत लंबी बहस है। आपका ये मॉर्निंग शो उसके लिए काफ़ी नहीं होगा। इरफान सिद्दीकी साहब, मतलब अभी भी आपको मेरा ख्याल है जवाब मिल गया होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ मुख्तदर हलकों से ही बात करना चाहती है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड in talking to political forces, be it you or People's Party or anyone else. So what do you see is the way forward then? क्या किस तरह से, जाहिर है उनका भी एक अपना वोट बैंक है, वो सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप के तौर पर सामने आए थे हालिया इंतखाब में। Is there even a way forward जहाँ इतने staunch views हों, वहाँ किस तरह आगे जाया जाए? या आपको अभी भी उम्मीद है कि कभी इदराक होगा खान साहब को अडियाला में बैठ के और वो सियासी जमातों की तरफ रुख करेंगे अपना दोबारा? जी हुमा और अब्दुल्ला, मैं बड़ी तवज्जो से सुनी है वलीद भाई की बातें, और ये बातें वही हैं जो बरस से वो कर रहे हैं, कोई उसमें नई बात नहीं आई। वो कहते हैं कि हमने कोई प्री कंडीशन नहीं लगाई, और आलम ये है कि हमने पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी, हमने PMLN से बात नहीं करनी। वो कहते हैं हमने फौज से बात करने में कोई प्री कंडीशन नहीं लगाई, आपसे तो करनी नहीं है उन्होंने बात। फौज से चलें ठीक है, अगर फौज से बात करनी है
तो इकॉनमी पे अगर बात करना चाहते हैं, IMF पे बात करना चाहते हैं, सियासत में इस्तेकाम पे बात करना चाहते हैं, महंगाई पे बात करना चाहते हैं, टैक्स पे बात करना चाहते हैं, तो हुकूमत मौजूद है ना। ये इन चीजों पे बात नहीं करना चाहते, ये पाकिस्तान पे बात नहीं करना चाहते, ये इमरान पे बात करना चाहते हैं। और इमरान के हवाले से जो मराआत की कुंजी है वो शहबाज के पास नहीं है, वो बिलावल के पास नहीं है, वो PMLN के पास भी नहीं है, इसलिए ये हमसे बात नहीं करते। ये ना हम इनके मुकदमे वापस ले सकते हैं, ना हम 9 मई पे कोई हर्फ फेर सकते हैं कि जी अब ये साफ हो गया, ना हम कोई और इनको रियायत दे सकते हैं। इसलिए ये उस दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं जहाँ से ये रियायतें इन्हें मिल सकती हैं, जहाँ से ये खैरात मिल सकती है। हम नहीं दे सकते। अब ये फौज से क्यों बात करना चाहते हैं? वलीद साहब बताएं कि फौज से क्यों बात वलीद साहब, हमारे पास टाइम कम है, लेकिन वाकई ये बता दें, मतलब आपका सिंगल पॉइंट एजेंडा है बकौल सेनेटर साहब कि आप एक ही टॉपिक और एक ही शख्स के बारे में बात करना चाहते हैं और बाकी जो पाकिस्तान की इश्यूज हैं वो साइड लाइन है अभी। बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। हम शख्स के बारे में नहीं बात करना चाहते, हम एक आईनी निज़ाम के बारे में बात करना चाहते हैं। और आप हाल ही में देख भी लें, जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रही हैं, खान साहब के जो तहरीरी कम्युनिकेशन भी रही है, उसका जो अव्वलीन तरजीह जो है उसमें इन सारी जो बातों में वो यही है कि आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती, जो कि बहुत पस्तियों तक गिर चुकी हुई है। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पता है क्या, मुझे समझ में नहीं आता कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी और बात हम फिर सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। हाँ जी, क्योंकि वो यकीनी वही तो बना सकते हैं, यकीनी वही बना सकते हैं कि आइन की बालादस्ती हो, आइन के दायरे में रहते Wouldn't it be in everybody's interest कि आपस में बात कर लें, ताकि ये थर्ड पार्टी पे बार बार जो जाना पड़ता है, हर एक को जाना पड़ता है। मेरे ख्याल इरफान सिद्दीकी साहब ने मेरे ख्याल में ये दिलचस्प बात की है ना कि 9 मई की एक एग्जांपल ले लें जी। 9 मई का मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में चला जाएगा या पार्टी छोड़ देगा या मजम्मत कर देगा, उसके केस भी माफ हो जाते हैं। और वो कौन माफ करता है? वो ये करते हैं, ये तो कह रहे हैं ना, इनका कोई ताल्लुक नहीं। वो तो ऑप्शन अभी बाकी PTI के लिए भी है कि माफी मांगे और बात कर लें। चलिए, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव आई गेस, और काफी हमने बातें कर ली हैं फॉर इट टू बी एट द स्टार्ट ऑफ द डे। Yeah, but we do that. Thank you, Irfan Siddiqui Saab, and thank you, Waleed Saab. Make of it whatever you like. This was our conversation in the morning. जी, आलमी और अंदरूनी दबाव के बाद अमेरिका भी इजराइल की बेजा और अंधी हिमायत से बज़ाहिर पीछे हटने पर मजबूर हो रहा है। और अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की एक खेप रोक दी है, जिसमें 2000 और 500 पाउंड वजन के बम शामिल थे, which is a very big deal because आप सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी वक्त आएगा। 40 सालों में पहली दफा हुआ है। हिस्ट्री बताएं जरा। 40 सालों में पहली बार हुआ है कि किसी अमेरिकी सदर ने इसराइल की कोई डिमांड पूरी ना की हो। 4 दहाइयों में यह कहा जा रहा था कि इसराइल असलहे की एक खेप रफ़ाह में इस्तेमाल करने का इरादा रखता है, जहां 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़बरदार किया था कि रफ़ाह पर हमले का मतलब होगा कि फ़लस्तीनियों की जो इमदाद हो रही है वो भी ना हो और मिस्र से कशीदगी भी बढ़े, जिससे मज़ीद इंसानी बहरान बढ़ेगा। इसराइल पर जंगबंदी के लिए आज जितना प्रेशर है पहले उतना नहीं था, और अमरीकी सदर जो बाइडन समझते हैं कि रफ़ाह पर हमले से हुक्मरान जमात डेमोक्रेटिक पार्टी में तकसीम मज़ीद बढ़ेगी। क्या सोच रहे थे कि ये बात कहाँ तक जाएगी? इनफैक्ट चलें यही सवाल करते हैं। सीनियर सफारतकार डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर मलिहा साहिबा, फ़लस्तीन में इजरायली जारियत किसी तौर ऑब्वियसली कम नहीं हो रही, अब रफ़ा पर हमला हो चुका है। आखिर समझना हम ये चाह रहे हैं कि इजराइल का हदफ क्या है? फ़लस्तीन को मुकम्मल ख़त्म करना तो ऑब्वियसली ये एक मज़ाक़ा ख़ेज़ बात लगती है, अजीब सी बात लगती है कि अगर वो चाहते हैं या सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा। इस वक्त इजराइल जिस किस्म की बर्बरियत कर रहा है, उससे यही तासर बन रहा है कि वो किसी फ़लस्तीनी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन ये भी ज़रूर हमें तस्लीम करना चाहिए कि इस वक्त इजराइल बिल्कुल तनहा खड़ा हुआ है। उसका सबसे बड़ा हामी, दोस्त, बैकर, सपोर्टर अमेरिका के साथ कशीदगी पैदा हो गई है। और आप देख रहे हैं कि जब से रफ़ा में इजराइल दाखिल होने की उन्होंने जब कार्रवाई शुरू की, तो दुनिया भर से इजराइल की मजम्मत हो रही है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने ये ना कहा हो इजराइल को, इजरायली वज़ीर आज़म को, कि आप रफ़ा में ना जाएं। लेकिन इजराइल तुला हुआ है
बल्कि इजराइल के वजीर आजम ने तो ये भी कह दिया कि अगर हम अकेले भी हैं तो हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। तो अब देखना ये है कि अगले चंद दिनों में किस तरह से ये सिचुएशन बहुत ही संगीन हो चुकी है, बहुत ही गंभीर हो चुकी है, और एक बहुत ही बड़ा यानी कि जेनोसाइड का जो खदशा है वो वाकई हो सकता है, एक और जेनोसाइड का। वैसे तो जेनोसाइड ही है। इसराइल का सबसे बड़ा हामी अब अमेरिका ऐसा लग रहा है हमें कि पीछे हट रहा है। अब सदर बाइडेन ने मजीद असलहा देने से इनकार किया। क्या इस तरह इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा और उसका कोई असर होगा इसराइल पर? अमेरिका से प्रेशर जरूर बढ़ रहा है इसराइल पे, इसलिए कि सदर बाइडेन ने तो ये भी कहा है कि कुछ असला जो है उसको वो नहीं भेजेंगे इसराइल। लेकिन अब तक 7 महीनों में तो वो इतना ज्यादा असला भेज चुके हैं कि मुझे तो समझ नहीं आती कि कौन सा असला है जिसपे अब उन्होंने पाबंदी लगाई है। और फिर ये कि अमेरिका ने 7 महीने जब से ये जंग शुरू हुई है उसके दौरान उन्होंने उस तरह का कोई प्रेशर ही नहीं डाला इसराइल पे। तो अब जो डालने की कोशिश कर रहे हैं मालूम नहीं कि इसका असर होगा कि नहीं, इसलिए कि इजराइल तो बिल्कुल तुला हुआ है कि उन्होंने राफा के अंदर जाना है, और लगता यही है कि वहाँ जिस किस्म की मैसेकर और नस्लकुशी होगी उसका तो मैं समझती हूँ कि हमारी तारीख में कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता। जी, आप इसका एंड क्या देख रही हैं? वो ममालिक जो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह जंगबंदी हो, वो इजराइल के अलावा सब फरीकैन को मनाने में कामयाब हो चुके हैं। तो अब इजराइल को मनाने के लिए क्या यूनाइटेड नेशंस को कुछ करना पड़ेगा? किसको बीच में आना पड़ेगा? क्या रास्ता आप देख रही हैं? अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तो सीज फायर की कॉल आ चुकी है ना। रमजान के दौरान आपको याद होगा कि एक करारदाद पास हुई थी जिसमें यही कहा गया था कि इजराइल को जंग बंद कर देनी चाहिए और सीज फायर पे अमल करना चाहिए, लेकिन इजराइल ने एक भी नहीं सुनी। तो यूएन की तरफ से तो जो होना था मैं समझती हूँ हो ही चुका है। असल जो फैक्टर है वो है अमेरिका। अब ये कि सदर बाइडेन को चाहिए है कि वो इस किस्म का प्रेशर डाले इजराइल पे कि वो राफा में उस किस्म की नस्लकुशी ना करे जो कि बाकी वो गाजा में कर चुके हैं। तो बहुत ही मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक डेंजरस पॉइंट है इस वक्त मशरिक वस्ता के लिए। यानी आप कह रही हैं यूएन को तो पहले ही ना कर चुके हैं। Doesn't leave much option or hope then. डॉक्टर मलिहा लोधी बहुत बहुत शुक्रिया for being with us. अच्छा जी, कल मुझे तरबूज खाते हुए टेंशन हो रही थी। क्यों? तफसील से बात करेंगे। क्यों तरबूज खाते हुए आप सोच रहे हैं क्यों टेंशन हो रही है भाई? मुझे इस बात पर टेंशन हो रही है कि क्या बताने लगे हैं आप? मैं बहुत टेंशन में हूँ मैं, क्योंकि कल मैंने जब कटवा के तरबूज लिया, रात को ही लिया इत्तेफाक की बात है, तो वो जितना लाल था, मैं एक दिल मेरा कह रहा था कि वाह क्या तरबूज निकला है, दूसरा दिल मेरा डर रहा था कि इसमें पता नहीं क्या मिलाया हुआ है। वो यूं क्योंकि एक वीडियो वायरल हुई जिसमें तरबूज में इंजेक्शन डाले जा रहे हैं चीनी और लाल रंग के। जी तो खोल के डाले जा रहे हैं ना भाई, वो किसी ने अपने लिए किए होंगे। ये तो चेक कर रहे हैं कि क्या है, ये तो चेक कर रहे हैं कि क्या है, मगर तरबूज का रंग तो निकलता ही निकलता है। अब समझ नहीं आ रहा हमें, मतलब कि हम जितने तरबूज खा रहे हैं, टू शो अस कि इस रुई पे पिंक हो गया, पिंक तो आएगा, तो होगा ना, पिंक तो आएगा ही। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या है क्या नहीं हो रहा। अब ये है वो टेंशन हो रही है मुझे, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। सुनिए, तो जो मैं आप लोगों को इतने दिनों से बता रही हूँ कि मेरी तो जिंदगी में, मतलब मैं अगर तरबूज का जूस ना पीऊँ दिन में एक इतना बड़ा ग्लास निकाल के, तो अब मेरा तो दिन नहीं गुजरता। अच्छा, ये जब टिश्यू मारती हैं तो इसका क्या रंग आता है? आई वांट टू सी दैट। क्यों ये बहुत ज्यादा रेड है? पहले वाला भी था। तो रेड तो आना ही है। आई एम नॉट गेटिंग इट, सॉरी। वी आर गोइंग टू टॉक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट। नहीं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है हुमा, ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के पेट्रन इन चीफ है। पहले कॉरेस्पॉन्डेंट से जरा इस वीडियो की तो देख लें। वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद साहब, हम डर गए हैं, सीरियसली डर गए हैं। बड़े शौक से लोग तरबूज खाते हैं, हम जूस भी पीते हैं, हम भी, मेरे घर में बच्चे दीवाने हैं तरबूज के। ये जो वीडियो वायरल हो रही है, क्या ये हो रहा है हमारे यहाँ भी इंजेक्शन के जरिए इस तरह से तब्दील किया जा सकता है तरबूज का रंग और जायका? देखें, ऐसी बात तो हमने तो नहीं सुनी है। अगर मैं ग्रोअर की और ट्रेडिंग की बात करूं, मंडियों की, इस तरह की बात तो आज तक हमारे सामने नहीं आई है। और दूसरी बात है कि अगर वो जो रिटेल में बिक रहा है
अगर वहाँ पे ये हो रहा हो, मगर इम्पॉसिबल है। ये चीज़ें कैसे हो सकती है कि उसके अंदर इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर सब बैठ के इंजेक्शन लगाएं और ये चीज़ें ऐसा हो, तो ये तो सिर्फ बातें ही हैं। और आपको पता है कि सोशल मीडिया में जो बात की जाती है हम उसके ऊपर सच्चाई पे चले जाते हैं, इसलिए कुछ लोग अपने व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, अपने इसमें बिजनेस है तो वो कहते हैं जी जितने लोग देखेंगे उतना बिजनेस बनेगा सोशल मीडिया में। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई चीज हो सकती है। जी वहीद साहब, सोशल मीडिया पे लाइक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए दुनिया बहुत कुछ आजकल कर रही है, तो इसीलिए हम जरा कंफ्यूज हैं कि क्या ऐसा होता है या किसी वन ऑफ किसी ने ये किया हो। आप बताएं कि तरबूज ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो हुआ हो और बिल्कुल उसमें कोई मिलावट ना हो, कोई दो नंबरी ना हुई हो, ये कैसे जो खरीद रहा है वो चेक कैसे करे उस वक्त? चेक इस पे तरीका तो यही है ना कि आपको पता है जब तरबूज आप लेते हैं हम ब्लाइंड होते हैं, तो बात है कि जो भी चीज फार्म लेवल पे टूटती है और मंडियों में आती है फिर आगे जो बिकती है तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट मैच्योर हो जाता है। इसलिए कि किसान जब अपना तरबूज तोड़ता है जब वो मैच्योर होता है, अगर वो मैच्योर नहीं होगा तो तरबूज ठीक नहीं होगा, तो वो उसमें फिर क्वालिटी इश्यूज आ जाएंगे। वो उसमें आप कुछ भी कर लेंगे तो वो चीज अच्छी नहीं होगी। इसलिए कि जो ग्रोअर भी वो ऐसे ही काटता है कि कंज्यूमर खा सके, और जो आगे ट्रेडर्स बेचने वाले हैं वो भी इस तरह काम करते हैं कि वो उसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। इसका तरीका तो यही है कि जो उसको एक थोड़ी से हिस्से से काट के आपने इसको देख लिया कि उसका अंदर से क्या रंग है, और तो कोई इस तरह नहीं है कि इसलिए कि तरबूज ऐसी चीज है कि वो जब आप लेते हैं तो वैसे ही टोटली डार्क ग्रीन हुआ होता है, तो वही इसका एक तरीके कार है देखने का कि ये इस तरह का। मगर जितने भी सोशल मीडिया में जो बातें हैं सब मेरी नजर में वो कोई अहमियत नहीं रखती। आप क्या कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो वीडियो चल रही है वो अहमियत नहीं है, ऐसा आपके पास कुछ ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ? अब ये बता दें, तरबूजों की तो बात चली रही है, एक फल जिसका हम सबको इंतज़ार होता है और गर्मी आती है तो आम कब आएंगे? दूसरा सवाल यही आता है जहन में, कब तक मार्केटों में अवेलेबल होगा अच्छा आम? वाह जी, आपने बात की और फ्रूट की बात की है। इंशाल्लाह ताला मीठे आम जो है 3rd वीक तक आएंगे, मगर आम अभी शुरू हो चुका है मगर वो मैच्योर्ड नहीं है, इसलिए कि एक्सपोर्ट भी हमारी 20 मई से स्टार्ट होती है। तो इंशाल्लाह ताला आप 20 के बाद जो है आम मैच्योर आएंगे। आप पहले जो आम का सीजन स्टार्ट होता है सिंध से होता है, और जो खास वैरायटी है सिंध की वो सिंदड़ी है। आपको मार्केट में अभी भी थोड़ा है मगर आना फुल फ्लैश जो है मई के 20 तारीख के बाद आपको नजर आना शुरू होगा। और भी वैरायटीज हैं सिंध में, तो आपको पता है सिंध का जो सीजन है वो जो जाता है वो एंड ऑफ जून तक जाता है। इसमें सिंदड़ी फिर आगे लेट वैरायटीज भी आती हैं, काफी वैरायटीज। और मुझे उम्मीद है कि लोग एंजॉय करेंगे, पूरे साल इंतजार करते हैं। किंग ऑफ फ्रूट का एक बादशाह है और हम बड़े प्राउडली कहते हैं कि जब हम दुनिया के 50 मुल्कों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आम, और दुनिया इसका इंतजार कर रही होती है आम का। यहाँ तक कि जो टेबल मैंगो है हमारा, हम इंडिया को भी बीट करते हैं, इतनी जबरदस्त क्वालिटी है। और यहाँ जितने भी आपके डिग्निटी है इंटरनेशनली, जी बहुत शुक्रिया वहीद अहमद साहब। चले हम जरा परेशान थे तरबूज के लिए, लेकिन अब खुशी हो रही है आम का सुन के आ जाएगा जल्दी से आम भी। अच्छा जी, पख्तूनख्वा और पंजाब में रोटी की कीमतें कम करने के बाद सिंध में भी कुछ कोशिश की जा रही है। कमिश्नर कराची ने तंदूर नान मालिकान को 17 रुपये में कीमत मुकर्रर करने का कहा गया। चपाती 12 की मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। कुछ जगहों पर नान रोटी मिल रही है, कुछ जगहों पर इस कीमत पर नहीं मिल रही है। क्या सूरत हाल है, रियाज आंडी हमें बताएंगे। आज ही उमा अब्दुल्ला कमिश्नर साहब ने बिल्कुल कहा है कि रोटी 17 रुपये में बेचे। 120 ग्राम का पेड़ा, और जो ऑल सिंध तनूर एंड शीरमाल एसोसिएशन है उन्होंने भी लगाया हुआ है कि 120 ग्राम के पेड़े की रोटी 17 रुपये में दस्तयाब है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि वो है क्या। ये है वो 120 ग्राम के पेड़े की रोटी जो 17 रुपये में बेचने को कहा है। बहुत थिन है, पतली रोटी है। ये नॉर्मली बिकती है जो आमतौर पर बनाई जाती है। इसका वज़न 180 ग्राम है। दोनों को आप पकड़ेंगे आपको फील होता है ना। दुकानदार जो है वो ये बना के नहीं रखते, उनका कहना ये है कि ये सूख जाती है इसलिए नहीं होती, लोग ये आके मांगते नहीं हैं। ये नॉर्म है, लोग आके यही ख़रीद रहे हैं। जो 25 भी है, थोड़ी अगर बड़ी हो तो फिर वो 30 रुपये में है। तो जो कमिश्नर साहब ने जो ऐलान किया है उस पर अमल दरामद तो हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि रोटी नहीं मिल रही, 17 रुपये में मिल रही है, लेकिन वो नॉर्म नहीं है, लोग आके मांगते ही नहीं है ना। ये सारी कहानी क्या है? गंदम भी बम्पर है, गंदम का रेट भी 4000 रुपये आपने मन रखा हुआ है ना। इस पूरी इक्वेशन में अब हुआ ये है कि इंटरनेशनली रेट गिर गया।
और ये सारा निज़ाम ही इसलिए है कि जो इंडस्ट्री आपने 60s में डाली है वो कोई ना कोई बहाना ढूंढती है। अगर इंटरनेशनली महंगी होती तो कोई जवाब यहाँ पे क्रिएट हो जाता कि बम्पर क्रॉप है और फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते। अब वहाँ पे सस्ती हुई है तो ऑल्दो हमारी बम्पर क्रॉप है, लेकिन इसके बावजूद ये दूसरा साल होगा जिसमें गंदम मंगवाएंगे जो सड़ेगी। और वो जो अपना एक गेम है जो करते रहते हैं सारे लोग, जिनको नॉर्मली आमतौर पे माफिया कहा जाता है, वो एक्टिव है। तो इंतज़ाम जो है वो इनके हाथ में है और इंतज़ामिया को ये अपनी डोर से हिलाते हैं। हिला दिया है, 17 रुपए की रोटी भी हो गई, बिक भी रही है और नहीं भी बिक रही है। तो ये है सारी कहानी जी। ओके, जी कहानी तो आपने समझा दी, थैंक यू। अब आप बताइए कि आपके इलाके में कराची में क्या रोटी आपको 12 रुपए की चपाती मिल रही है या नान आपको 17 का मिल रहा है या नहीं मिल रहा? We'll see you tomorrow. Bye.